जयपुर पुलिस ने किया गैंगरेप के बाद डकैती का खुलासा। आरोप में 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जयपुर की वारदात में सही निकला फर्स्ट इंडिया का शक। बांग्लादेशियों ने दिया वैशाली नगर में गैंगरेप के बाद डकैती का अंजाम, देरी से गया पुलिस का ध्यान। राजधानी में चोरी के दौरान एक और हत्याकांड, नजदीक के होटल में काम करने वाले ही निकले आरोपी, बिहार और बांग्लादेशियों से जुड़े तार। कोटा में रुद्राक्ष अपहरण कांड का आरोपी अभी भी फरार, परिजनों ने उठाए पुलिस पर सवाल, छापों पर छापे जारी। और धौलपुर में एक पिता की पुलिस से फरियाद, बेटे के कातिलों से परिवार को बचाएं, विधायक के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की मांग। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। हर कदम पर है अपराध, गुनाहगारों के चेहरे अब होंगे बेनकाब। क्राइम से जुड़ी हर खबर पर है हमारी नजर। मैं प्रदीप आजाद हाजिर हूं डायल 100 में आपके साथ। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। डायल 100 में सबसे पहले बात उस वारदात के खुलासे की जिसने जयपुर पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए थे। वैशाली नगर इलाके के चित्रकूट में डकैती और गैंगरेप का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सलीम, आरिफ और रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। 19 सितंबर को हुई इस वारदात में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आप खुद देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिर कैसे हिंदुस्तान से बांग्लादेश के बीच इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। सितंबर को जयपुर में हुई डकैती और गैंगरेप की घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में टीमों का गठन किया गया। इसके तहत पुलिस ने घटना स्थल से लेकर टोल प्लाजा तक के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस को पहला सबूत तलाशी के दौरान धावास के पास एक खाली भूखंड में सिम के तौर पर मिला, जो कि उस मोबाइल की निकली जो डकैत अपने साथ ले गए थे। इसके बाद पुलिस को कुछ बांग्लादेशियों के घटना से कुछ दिन पहले यहां आने और घटना के बाद वापस जाने की जानकारी मिली। यहीं से बांग्लादेशी गिरोह पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया। इसी दौरान घटना के दौरान डकैतों ने स्मार्टफोन में अपनी तस्वीरें भी खींची। आरोपियों ने जब मोबाइल में सिम डाली तो वो फोटोज व्हाट्सएप एवं इंटरनेट की एप्लीकेशंस पर और फोटो सिंक्रोनाइज हो गए, जिससे पुलिस को कुछ संदिग्ध फोटोग्राफ मिले, जिन्हें घर के सदस्यों को दिखाया गया तो उनकी पहचान हो गई। साथ ही घटना में गए चोरी के मोबाइल में कुछ नंबरों का पता चला। जांच में सामने आया कि घटना से करीब 5 दिन पहले जयपुर में कबाड़ी का काम करने वाले सलीम एवं आरिफ के 3 साथी रफीक, मिंटू एवं सोहाग बांग्लादेश से कोलकाता होते हुए जयपुर पहुंचे। तीनों लोग आरिफ के जयसिंहपुरा स्थित प्लाट पर रहे और वारदात को लेकर सभी ने रेकी भी की। घटना वाले दिन सभी अभियुक्तों ने डकैती का सारा सामान और हथियार सलीम के कबाड़ के गोदाम से लिए और रात को 2 बजे के बाद दीवार कूदकर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। 2 मुलजिम हैं, 2 मुलजिम, एक सलीम और एक आरिफ। ये दोनों मुलजिमों को यहाँ पे इंडिया में गिरफ्तार किया है और हमारे जो संपर्क सूत्र है, सूत्रों के दौरान सूत्रों के साथ हमने वहाँ बांग्लादेश पुलिस के, लोकल पुलिस के साथ भी हमने समन्वय स्थापित करके वहाँ पे भी एक मुलजिम है रफ़ीक को वहाँ पे गिरफ्तारी कराई। तो इस तरह कुल मिला के 3 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार करिए इस पूरे एपिसोड के अंदर।
मकान में घुसने के बाद डकैत रसोई की ग्रिल हटाकर घर के अंदर घुसे और सबसे पहले ऊपर के कमरे में पहुंचकर विक्रम के सिर में चोट मारकर घायल कर दिया और पीड़िता को भी बंधक बना लिया। उसके बाद नीचे के कमरे में सो रहे विक्रम के पिता को जगाकर उनके भी हाथ पैर बांध दिए और घर में जमकर उत्पात मचाया। इसी दौरान अभियुक्तों ने दोनों कमरों की तलाशी भी ली, साथ ही गहने और नकदी अपने कब्जे में कर ली। इसके बाद सभी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद सलीम अपने घर चला गया, जबकि आरिफ अन्य तीनों के साथ धाबास रोड पर मोबाइल में से सिम निकालकर फेंककर जयसिंहपुरा अपने घर जाकर सो गया। घटना के बाद शामिल बांग्लादेश से आए सभी बदमाश जयपुर से रवाना हो गए। सामने आया है कि ये लोग आगरा, इलाहाबाद और कोलकाता होते हुए पश्चिमी बंगाल पहुंच गए और फिर बॉर्डर पार कर गए। घटना का पहला पुख्ता क्लू स्मार्टफोन से फोटो लीक होने पर मिला। इस दौरान जयपुर पुलिस ने बांग्लादेश पुलिस की मदद से रफीक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले के दो अन्य आरोपी सलीम और आरिफ को मथुरा से गिरफ्तार किया गया है। तीन लोग बांग्लादेश से आए थे, कुछ लोग यहीं पर थे। सलीम और रफ़ीक दो जो भी हमने अरेस्ट किए हैं और तीन लोग सीधे बांग्लादेश से आए थे। इन्होंने वेस्ट बंगाल की सिम लेके आए थे और आने के बाद इन्होंने सारे बंद कर दिए। 2-3 दिन तक रेकी किया यहाँ पर और बाद रेकी इन्होंने 18 और 19 की रात को वारदात किए। वारदात करने में 6 से 7 लोग शामिल हैं, जिसमें 5 को चिन्हित कर लिया गया है। उसमें से 3 अरेस्ट हैं, 2 जयपुर पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि एक वहाँ पर खुलना पुलिस ने, बांग्लादेश पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। सामने आया है कि वारदात में कुल 7 लोग शामिल थे, जिनमें से पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया है और कुल 5 आरोपियों को नामजद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि वारदात में शामिल बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मामले पर जयपुर से मेरे सहयोगी राकेश फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, पूरी जो घटना होती है पुलिस ने हालांकि आज खुलासा कर दिया है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि जयपुर में वारदात होती है, आरोपी बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल प्रदीप, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और जो ये वारदात हुई 19 सितंबर को ये वारदात हुई थी और आज जो खुलासा हुआ है 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। टोटल जो 5 आरोपियों को नामजद किया गया, ये भी सामने है। 6 से 7 लोग इस वारदात में शामिल थे। सबसे बड़ी बात प्रदीप इसमें यह है, बांग्लादेशी गिरोह हिंदुस्तान आता है, यहाँ पर वारदात को अंजाम देता है और वो भी जयपुर में, जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। ऐसे में यहाँ पर वारदात को अंजाम देता है और सकुशल बांग्लादेश पहुंच जाता है। अपने आप में सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़ी चूक है। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है कि वारदात होती है, बांग्लादेशी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। राकेश बने रहिए। हम सबसे बड़ी जो चीज है कि फर्स्ट इंडिया ने पहले भी खुलासा किया था कि जयपुर गुलाबी नगरी जो है वो बांग्लादेशियों के निशाने पर है और अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। जब पुलिस की गिरफ्त में ये लोग आते हैं तो खुलते हैं कई राज। उनमें से एक खास कि अपराधी स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी है। चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से अधिकांश होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए और अब जयपुर पुलिस ने भी लगा दी है इस पर मोहर। लोगों की इस भीड़ में कौन है अपराधी, किस शक्ल में है अपराधी, किस वेश में है अपराधी, किसी को खबर नहीं, क्योंकि अपराध के इस दलदल में अब स्थानीय कम बल्कि बाहरी लोगों ने ज्यादा घुसपैठ कर ली है, जिनमें ज्यादातर होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। हालात ये हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किसी की नजर नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता कि जयपुर में कितने बांग्लादेशी हैं, ये लोग कैसे, कब और किस रास्ते से जयपुर को अपना ठिकाना बनाते हैं, किसी को खबर नहीं होती। और ये साफ कर दिया जयपुर की वैशाली नगर डकैती और गैंगरेप मामले ने। जयपुर पुलिस ने इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे भी निकले बांग्लादेशी।
जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है तो जयपुर में ये क्या खेल हो रहा है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही आगाह किया था कि राजधानी में बांग्लादेशी खतरा साबित हो रहे हैं और ये किसी भी वेश में अपने नापाक मंसूबों को साबित करने में पीछे नहीं रहते। फर्स्ट इंडिया के पहले किए गए खुलासे पर जयपुर पुलिस ने भी मुहर लगा दी है। अपराधी किस शक्ल में, किस वेश में आपसे मुलाकात कर रहा है, क्या आप जानते हैं? क्या आपके घर में काम करने वाला नौकर या आपका ड्राइवर बांग्लादेशी घुसपैठिया तो नहीं? सावधान रहिए, आपकी जरा सी लापरवाही कहीं आपके लिए जानलेवा या नुकसानदेह न बन जाए। ध्यान रखिए, किसी भी शक्ल में ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में तो पुलिस भी लाचार ही नजर आती है। हालात ये होने लगे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के लगातार आने वाले अलर्ट के बाद ये घुसपैठिए भी अपने ठिकानों से गायब होने लगे हैं। देश में आतंकियों के नापाक इरादों की गूंज अब तक कई बार सुनाई दे चुकी है। राजधानी जयपुर भी 2008 में आतंकियों का निशाना बना और कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन हम हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। आतंक के ये बम देश के हिस्सों में लोगों को अपना नश्तर चुभो चुके हैं। बाहर से लोग शहर में घुसे और अपने नापाक मंसूबों का खौफ लोगों के दिलों में फैलाया, लोगों का सुकून छीना। लेकिन ना तो सुरक्षा एजेंसियां सुधरी और ना ही सरकारें। आज भी डर है इन घुसपैठियों की वारदातों का, कहीं फिर कुछ ना हो जाए। पुलिस भी तो मानती है कि वाकई इन घुसपैठियों ने चिंता के जाल में फंसा रखा है उन्हें। वाकई आज भी पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं जिससे ये पता चल सके कि गुलाबी नगरी में कितने घुसपैठिए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लोगों की जिंदगी से खेलने का ये ठेका इन्हें किसने दिया। ऐसा लगता है कि अब सुरक्षा एजेंसियां भी पसोपेश की स्थिति में है। राजधानी के बाहरी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, लेकिन इलाकों की पुलिस का मुखबरी तंत्र पूरी तरह सार्थक साबित नहीं हो पाता और यही कारण है कि वारदातें हो जाती हैं और खाकी का चेहरा सफेद हो जाता है। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राकेश, यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो मामले हैं, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन क्या अब माना जाए कि जब इतना बड़ा कांड जयपुर में हुआ, उसके बाद जो आरोपी पकड़े गए वो भी बांग्लादेशी, अब पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल प्रदीप, सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशियों का है और ये मुद्दा आज का नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशियों ने जो वारदातें की है शहर में कोई पहली वारदात ही ऐसी नहीं है। इससे पहले भी जो वारदातें हुई है वो शहर में बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके द्वारा अंजाम दी गई है। सबसे बड़ी बात प्रदीप ये है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है वो बांग्लादेश से अड़ता हुआ है। बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग आते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो हाव भाव है, बोलचाल है, भाषा है, पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं उनसे मिलता जुलता होता है। ये यहाँ पर आने के बाद अपने आप को पश्चिम बंगाल का निवासी बताते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम होता है, लोगों को धोखा होता है और उसके बाद ये लोग वारदात को अंजाम देते हैं और बॉर्डर पार करके अपने देश की ओर भाग जाते हैं। राकेश, यहाँ बस एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो बॉर्डर पार करके भाग जाते हैं, लेकिन उससे पहले देश में पहुंचते हैं, राजधानी में पहुंचते हैं, लेकिन उस समय पुलिस की पकड़ में नहीं होते। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। पहले घर में चोरी की नियत से घुसे बदमाश, परिवार वाले जाग गए तो मच गया हड़कंप। जब विरोध किया गया तो बदमाशों ने एक महिला को उतार दिया मौत के घाट। मामले का चौंकाने वाला पहलू ये कि पुलिस भी पहुंची 1 घंटे बाद, लेकिन पब्लिक पहले ही पकड़ चुकी थी एक आरोपी को। आखिर क्या रहा पूरा मामला, बता रही है जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट इलाका इन दिनों अपराधियों के निशाने पर है। पहले से ही वैशाली नगर डकैती और गैंगरेप मामले में जयपुर पुलिस की फजीहत हो चुकी है। वहीं बुधवार रात एक बार फिर बदमाशों ने एक महिला को घर में ही चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात हुई कानोता इलाके में, जहां कुछ बदमाश आज सुबह घुसे चोरी की नीयत से, लेकिन उसी वक्त जब घरवाले जाग गए तो एक बदमाश ने घर की महिला को ही चाकू गोदकर मौत की नींद सुला दिया। कानोता थाना इलाके के गणेश नगर में रहने वाले राम सिंह गुणावत के घर में हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने भागकर आरोपी को धर दबोचा और आरोपी को बिजली के पोल से बांध दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी को पकड़ने के बाद उन्होंने कानोता पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन करीब 1 घंटे तक वे पुलिस का इंतजार ही करते रहे। यदि उन्होंने पुलिस पर भरोसा किया होता तो शायद आरोपी भाग चुका होता। लोगों के मुताबिक 1 महीने पहले भी इस इलाके में फायरिंग हुई थी, लेकिन थाना अधिकारी ने कभी भी गश्ती गाड़ी का मुंह गणेश नगर की ओर करने की जहमत तक नहीं उठाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैम्बे होटल्स में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और बंगाल के रहने वाले हैं, जिनका स्थानीय थाना पुलिस ने आज तक वेरिफिकेशन तक नहीं किया। लोगों की माने तो वारदात करने भी 3 से 4 लोग आए थे, लेकिन बाकी भागने में कामयाब रहे। सामने आया है कि वे सभी होटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं। कैम्बे गोल्फ रिसोर्ट से होने वाले कर्मचारी जो आप हमने बाद में पकड़ने के बाद में वो अपने को पश्चिम बंगाल का निवासी बता रहा था। पुलिस बहुत काफ़ी लेट आई, सूचना देने के बाद ही पुलिस बहुत लेट से आई है। हमने कई बार फ़ोन किया, मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे मोबाइल से उनको मैसेज किया कि साहब यहाँ घटना हो गई और ये बड़ी राजधानी के अंदर जयपुर के नज़दीक और थाने से मात्र 10 मिनट की दूरी थी। उसके बाद में पुलिस का नहीं पहुँचना समय पर बहुत शर्मनाक बात है। अगर जनता उस अपराधी को नहीं पकड़ती तो निश्चित रूप से वो भी पुलिस की पकड़ में नहीं आता। 1.5-2 महीने पहले भी यहाँ गोली चली। गोली चलने में वहाँ इन्होंने कहते हैं कि हमने कैम्बे के खिलाफ चालान पेश किया है, मैनेजर के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजर के खिलाफ चालान पेश होता तो ये वारदात आज नहीं होती। हमने सुबह भी हमारे विधायक अशोक जी प्रणामी को बताया मैसेज मोबाइल पे, उन्होंने इंचार्ज साहब को कहा, उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने व्यवस्था की, लेकिन अभी तक एक आदमी जनता ने पकड़ा, उसके अलावा भी कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। जो पीछे गोल्फ में ऊपर वाले कमरों में जो रह रहे थे उनका जो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए वो अभी तक जो हमारे सामने जनता के सामने नहीं आया, ना पुलिस हमारे को बता रही है। स्थानीय लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ बरकरार है और आज सुबह हुई इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजमी है। राम सिंह की पत्नी बीरम देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने अभी एक आरोपी को गिरफ्त में लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी युवक का नाम विजय मंडल है, जो कि बिहार का रहने वाला है। विजय यहीं की कैम्बे होटल का कर्मचारी है और राम सिंह के मकान के पीछे ही सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उससे इंट्रोगेशन हो रहा है। वो वेस्ट बंगाल से हैं। विजय मंडल सन ऑफ प्रमोद मंडल, निवासी नदिया, वेस्ट बंगाल। अभी तक जो पूछताछ में आया है वो व्यक्ति अकेला ही अंदर एंटर हुआ था और उसके साथ ही जो कैम्बे रिसोर्ट है उसमें थाई रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं उनसे भी इंट्रोगेशन चल रहा है। किन किन का इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। कानोता थाने से कुछ ही दूरी पर हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत के साथ साथ गुस्सा भी है। पुलिस के पास बस चंद शब्द हैं जो मीडिया के सामने कहे जाने हैं और वो भी आला अधिकारी वारदात होने के साथ ही तय कर देते हैं। शहर में एक के बाद एक हो रही वारदातों की बढ़ती फहरिस्त देखकर ऐसा लगता है मानो शहर में पुलिस की मौजूदगी में गुंडा राज हावी हो चुका है और उनके निशाने पर हैं जयपुर के आम लोग। कानोता थाना इलाके में आज एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और उसके पति को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वारदात करने वाला चोरी करने की फिराक में था। ये वही मकान है जिसमें उस महिला की हत्या की गई। फर्श पर फैला खून चीख चीख कर ये गवाही दे रहा है कि जयपुर की सुरक्षा के हालात क्या हैं। भले ही पुलिस के आला अधिकारी जयपुर की सुरक्षा का दम भरते हैं, लेकिन कानोता थाना इलाके में हुई इस घटना से साफ हो गया है कि जयपुर बदमाशों के चंगुल में है। कैमरामैन कमल चौधरी के साथ राकेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अब बात करते हैं कोटा के उस मामले की जिस पर टिकी है सबकी नजर और जिसने बढ़ाई हुई है पुलिस की धड़कनें। जी हां, रुद्राक्ष हत्याकांड मामला। आरोपी की पहचान तो हो गई, लेकिन आरोपी कहां गया, सबसे बड़ा सवाल।
कोटा पुलिस के लिए सबसे बड़ी तलाश, आखिर कहां गया अंकुर पाड़िया? पूरे महकमे की नींद उड़ा रखी है इस अंकुर पाड़िया ने। रुद्राक्ष हत्याकांड मामले में पुलिस ने हालांकि यह तो साफ कर दिया है कि रुद्राक्ष को मौत के घाट उतारने वाला अंकुर था, लेकिन ये बदमाश आखिर किस बिल में छिपा है, पुलिस इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है। अभी तक जो संकेत मिले हैं उनके अनुसार आरोपी अंकुर पाड़िया के तार क्रिकेट सट्टे पर भी बड़े स्तर पर जुड़े हैं। वहीं वारदात के बाद भी 2-3 दिन तक आरोपी ने कोटा के सार्वजनिक स्थानों पर अपनी उपस्थिति दी। पुलिस के लिए जो अब चुनौती बनी हुई है, गौरतलब है कि इस मामले को लेकर अब वकीलों ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वे आरोपी पक्ष की ओर से कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे। जब भी मुलजिम इसके पकड़े जाएंगे रुद्राक्ष हत्याकांड के, इसमें अभिभाषक परिषद कोटा ने यह निर्णय लिया कि कोई भी अधिवक्ता उसकी मुलजिमों की पैरवी नहीं करेगा। उसके परिवार को, फरियादी पक्ष को जो भी कानूनी संबंध सहायता होगी अभिभाषक परिषद कोटा निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। रुद्राक्ष के अपहरण और हत्या के बाद जैसे ही शहर में पैदा हुए उग्र रोष के बाद लोग सड़कों पर उतरे, उस समय आरोपी भी कोटा में ही रहा। आरोपी अंकुर पाड़िया इतना शातिर बताया जा रहा है कि वो वारदात के दिन और उसके अगले 2-3 दिन तक कोटा में ही रहकर उन तमाम जगहों पर गया जहां उस पर वारदात करने का किसी को शक तक ना हो। आगे बढ़कर लोगों से इस शातिर हत्यारे ने मुलाकात की। इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, अपने पक्ष में सबूत मजबूत करना और पुलिस को गुमराह करना। शानो शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला आरोपी अंकुर पाड़िया का बड़ा भाई भी पुलिस का इनामी बदमाश है। अंकुर पाड़िया के बड़े भाई अनूप पाड़िया पर 1 दर्जन धोखाधड़ी के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अनूप पाड़िया 18 नवंबर 2009 को जयपुर के सदर थाना क्षेत्र से फरार हुआ, जो आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है और उसी के छोटे भाई ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अब पुलिस दोनों भाइयों के तार इस मामले से भी जोड़कर देख रही है। वहीं क्रिकेट के सट्टे में लाखों गवा चुके और कर्ज में डूबे होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कोटा और आसपास के इलाकों से क्रिकेट सट्टे के बुकीज को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। रुद्राक्ष अपहरण के आरोपी की तलाश में पुलिस तमाम घोड़े दौड़ा रही है। वहीं आरोपी भी उसी रफ्तार से दौड़ रहा है जैसे वो मैराथन में दौड़ करता था। जी हाँ, अंकुर पाड़िया दिल्ली में हुई मैराथन में पहले स्थान पर आया था, जिसकी तस्वीरें भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। पहले इस चेहरे ने सबकी शाबाशी बटोरी थी, लेकिन अब इस चेहरे को देखना कोई पसंद नहीं करता। सभी को इस चेहरे से नफरत हो गई है। एक मासूम को अपने शौक पूरा करने और सट्टे का कर्ज चुकाने के लिए इस चेहरे ने मौत के घाट उतार दिया और आरोपी की गिरफ्तारी का इंतजार अब पुलिस के साथ साथ कोटा के आम आवाम को भी है। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। पहले उसके बेटे का कत्ल हुआ, अब उसे मिल रही है धमकियां मिलने के बाद वह पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। उसे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। अफसरों से उसकी एक ही फरियाद है कि उसके परिवार को सुरक्षा मिल जाए। पूरा माजरा बताएगी धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाने वाला ये बुजुर्ग शख्स है मेघ सिंह। सदर थाना इलाके के झेल का पूरा रहने वाला मेघ सिंह पुलिस से यही गुहार कर रहा है कि उसके परिवार की सुरक्षा की जाए। दरअसल नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में धौलपुर विधायक ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया और फिर न्यायालय ने आरोपी विधायक को 4 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। मृतक के पिता मेघ सिंह ने आरोप लगाया है कि विधायक की गिरफ्तारी के बाद उन पर अप्रत्यक्ष रूप से राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। विधायक ने मेरा बच्चा मरवा दो, जब से वो कोर्ट में आया है और जब से धमकियां रिश्तेदार और परिवार रिश्तेदार, इनमें सब मेरे रिश्तेदारों पे धमकी और मेरे पे धमकी के इसको यहाँ पे अगर राजीनामा कर ले नहीं तो तेरे परिवार को पूरे को उड़ा देंगे।
मेघ सिंह का कहना है कि यदि उसे सुरक्षा नहीं मिली तो वह यहां से परिवार सहित कहीं और चला जाएगा। हालांकि मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेघ सिंह की ओर से जो शिकायत पुलिस को मिली है उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और पुलिस गश्त की व्यवस्था भी की जा रही है। मेघ सिंह ने अपनी जानमाल परिवार की सुरक्षा के लिए एक परिवाद पेश किया है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि साहब मुझे मेरे परिवार को जानमाल का खतरा है और उस तरह से उसने सुना है, तो उसके हिसाब से पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है और उसके जो भी इस संबंध में उसकी जांच करके तुरंत जो उनके खिलाफ है उनको पावन करेगी, कानूनी कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ। परिवार को जान से मारने की धमकी देने के बाद यह शख्स अब काफी डरा और सहमा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल कि भयभीत परिवार के लिए सुरक्षा का मामला आखिर कब तक हल होगा। फर्स्ट इंडिया के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 194 197 ध्यान दें।